वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो चैप्टर था उसको हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था कि जो जीव होते हैं, जीव जगत में जो विविधता पाई जाती है वो कितने तरह की होती है, कितने तरह के जीव हमारे चारों ओर के परिवेश में पाए जाते हैं। उसमें हमने जीवों की पहचान के बारे में बात की और फिर उसमें कैसे नाम रखा जाता है और नाम रखने के बाद कैसे किस तरह उन्हें हम समूहों में रखते हैं जिससे उनके अध्ययन में आसानी हो, और समूहों में रखने में कौन कौन से सहायक साधन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पिछले चैप्टर में, इस यूनिट के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज इस यूनिट का दूसरा चैप्टर शुरू किया जा रहा है, जीवों का वर्गीकरण। क्लास 11th के इस सेकंड चैप्टर में हम यह देखेंगे कि जीवों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, वर्गीकरण के लिए कौन कौन से वर्ग बनाए जाते हैं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि उनका वर्गीकरण किया कितनी तरीके से गया है, कौन से वो मूलभूत लक्षण हैं, बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, जिनके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। यह चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि कक्षा 11 और नीट यूजी के जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी प्रिपरेशन करने वाले हैं मेडिकल की, उनके लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं समझ आएगा तो आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे उतना बेहतर तरीके से, क्योंकि सारे जो लक्षण होते हैं जीवों के वो किस समूह में पाया जाता है उसी पे आधारित होते हैं। तो यह पार्ट इस यूनिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर SN वर्मा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आज का। तो जीव जगत जो है उसका वर्गीकरण, सबसे पहले यह जानना है कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन कौन से टॉपिक हमको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, या कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में शामिल किए गए हैं, एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ओवरव्यू में यह है कि हमें सबसे पहले देखना है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा देखेंगे। मोनेरा के बाद मोनेरा में हम पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह के जीवों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से लक्षण वाले जीव मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं, हमें यहाँ देखना है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से जीव रखे जाते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर किंगडम फंजाई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीव इसमें शामिल किए जाते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। प्लांटी में कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्यों उन्हें किंगडम प्लांटी में शामिल किया जाता है। जब हम इस किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कितने तरह से इसमें किंगडम प्लांटी के जीवों का वर्गीकरण किया गया है, यह हम देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे किंगडम एनिमलिया, मतलब प्राणी जगत। प्राणी जगत जो है वह जंतुओं का जगत है और किंगडम प्लांटी यह पौधों का जगत है। और फिर फंजाई यह कवकों का संघ माना जाता है, और यह प्रोटोजोआ संघ, प्रोटिस्टा के जो जीव हैं उनका जगत माना जाता है। यह सारी चीज़ें एक ओवरव्यू के तहत हमें इस पूरे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़नी है। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायराइड्स, वायरस, विरोइड और लाइकेन। आज की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है, वायरस के लक्षण क्या होते हैं यह भी हमें इसी टॉपिक में समझना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहली चीज़ हमें यह देखनी है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं
एक एक किंगडम के पहले वर्गीकरण की शुरुआत कैसे की गई यह समझ लेना जरूरी है। वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास था, जिसे हम वैज्ञानिक प्रयास मान सकते हैं, वह सबसे पहला प्रयास अरस्तु द्वारा किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है और इस आधार पर उन्होंने ही सर्वप्रथम जीवों को व्यवस्थित, जो वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण की बात की जाती है, उसको वर्गीकरण, उस तरह के वर्गीकरण की शुरुआत की थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जीवों के वर्गीकरण की जो पद्धति होती थी, उसमें हम लाभ हानि के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर लेते थे कि कौन से पौधे हमारे लिए या जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन से हानिकारक हैं। इस आधार पर वर्गीकरण होता था, उसमें कोई वैज्ञानिक विधि नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक मानकों के अनुसार जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था वह अरस्तु द्वारा किया गया था। किस तरह किया था उन्होंने जो बाहरी लक्षण दिखाई दे, जिस तरह हमें पौधा दिखाई देता है उसी तरह उस पौधे को वर्गीकृत कर दिया। मतलब सरल आकारिकीय रूपों के आधार पर ही उन्हें वर्गीकृत किया और उन्हें इस आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक 3 भागों में पौधों का वर्गीकरण किया। और जो प्राणी थे, जंतु थे, उनका वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। 2 उनके वर्गीकरण के आधारभूत तथ्य थे। पहला था पौधों का शाक, झाड़ी, वृक्ष में उनका वर्गीकरण, और प्राणियों का वर्गीकरण, उनमें लाल रक्त पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो यह एक पहला जो वैज्ञानिक मानकों के अनुसार वर्गीकरण होता है, वह उस तरह का पहला वर्गीकरण था। इसके बाद लिनियस के काल में जो है वह सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए इन्होंने एक द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की। इसको जोड़ना आसान है कि इन्होंने द्विजगत पद्धति विकसित की थी, द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही विकसित की थी। तो इसे जोड़ के रखना है कि द्विजगत पद्धति का वर्गीकरण किसने दिया था, तो लिनियस ने दिया था। इस आधार पर लिनियस ने पौधों एवं जंतुओं के वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति दी थी, और जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी और एनिमलिया 2 जगत बताए थे। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी के बीच कोई भी अंतर स्थापित नहीं किया गया था। ना ही इस द्विजगत पद्धति के अनुसार उनमें हम अंतर स्थापित कर सकते थे। और यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद भी जीवधारियों को किस वर्ग में रखा जाए यह समझाने में असफल था। लेकिन फिर भी चूंकि उस समय कोई और वर्गीकरण नहीं था, तो सबसे प्रमुख वर्गीकरण के रूप में यह वर्गीकरण माना जाता था। लेकिन बाद में जब देखा गया कि यह वर्गीकरण जीवों के तमाम ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि उनका आवास, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि या विकासीय संबंध, इसको अगर देखा जाने लगा तो यह वर्गीकरण उसको समझाने में असफल रहा था, अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था। इसलिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता हुई, जिससे कि एक नया वर्गीकरण जो है वह खोजा जाने लगा। द्विजगत पद्धति जो है वह लिनियस द्वारा दी गई थी, जिसमें पूरे जीव जगत को प्लांटी एनिमलियम विभाजित किया गया था। क्या समस्याएं थी, इस पर भी बात कर ली गई कि जो लक्षण होते थे जीवों के, उनमें हमें अंतर जो होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते थे कि कौन से कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव हैं, कौन से यूकैरियोटिक जीव हैं। सभी जीवों को सिर्फ 2 तरह के जीवों में बांट दिया गया था, प्लांट एवं एनिमल। तो और जो सारे लक्षण थे वो गौण हो गए थे। वह सिर्फ इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखा गया था कि वह पादप जगत से संबंधित है अथवा
प्राणी जगत से संबंधित है। सिर्फ 2 ही बातों पर ध्यान दिया गया था इस लीनियस के द्विजगत वर्गीकरण में। तो यह वर्गीकरण जब बाद में और लक्षणों की खोज हो गई, जीवों की कोशिकीय संरचना के बारे में पता चल गया, तो यह लक्षण अपर्याप्त लगने लगा। इसमें समस्या यही थी कि जीवों की जो संरचना है, कोशिकीय संरचना है, उसके बारे में खोज हो गई और इसमें चूँकि मौलिक लक्षणों पे कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, उन पे मौलिक गुणों को आधार नहीं बनाया गया था, सिर्फ यह देखा गया था कि वह पादप जगत से संबंधित है अथवा प्राणी जगत से संबंधित है, सिर्फ इसी आधार पर जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया था। इसलिए यह एक वैज्ञानिक, तथ्यपरक या उपयुक्त वर्गीकरण नहीं रहा। बाद के समय में वैज्ञानिकों द्वारा फिर अलग अलग तरह के वर्गीकरण विकसित किए गए और चूँकि लीनियस की इस द्विजगत पद्धति के बाद सभी ने वर्गीकरण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया और जिसमें कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण दिया और उसमें उन्होंने जो कमियां थी लीनियस के द्विजगत वर्गीकरण में, फिर 3 जगत वर्गीकरण जो है वह आया था, उसको अर्नेस्ट हीकल ने दिया था 3 जगत वर्गीकरण, फिर 4 जगत, फिर अंत में एक 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, जो कि अभी तक हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं। उसके बारे में आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह R.H. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इनका जो वर्गीकरण था वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तथ्यपरक वर्गीकरण था। R.H. व्हिटकर ने सबसे पहले 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इन 5 जगतों में उनके जो वर्गीकरण का आधार था, 5 जगत कैसे बनाए थे, किस आधार पर उन्होंने बनाए थे, उन्होंने जिन मौलिक बातों का द्विजगत पद्धति में ध्यान नहीं रखा गया था, उन मौलिक बातों को देखते हुए 5 जगत पद्धति में उन सभी मौलिक बातों को ध्यान में रखते हुए 5 जगत वर्गीकरण किया। और यह मौलिक बातें जो थी 5 जगत वर्गीकरण की वह यह थी कि उसमें जीवों की कोशिका संरचना किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, शारीरिक संरचना एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, पोषण की प्रक्रिया जो है वो किस तरह की है, स्वपोषी या परपोषी जीव है, प्रजनन किस तरह हो रहा है, लैंगिक अलैंगिक संयुग्मन और निषेचन के थ्रू किस तरह हो रहा है, जात वृत्तीय संबंध किस तरह है एक जीव के दूसरे जीव के साथ, इन बातों का, यह चूँकि जीवों के एक मौलिक लक्षण होते हैं। तो R.H. व्हिटकर ने 1969 में जब अपना वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण दिया तो उन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार उन्हीं मौलिक लक्षणों को बनाया जिनका द्विजगत वर्गीकरण में ध्यान नहीं रखा गया था। तो इसलिए यह वर्गीकरण काफ़ी वैज्ञानिक प्रतीत होता है। फिर जो 5 जगत वर्गीकरण थे, 5 जगत वर्गीकरण में जीवों को किन किन वर्गों में बांटा गया था, R.H. व्हिटकर ने किन 5 वर्गों में बांटा था, पूरे जीव जगत के जितने भी सजीव हैं उन्हें 5 हिस्सों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इन 5 जगतों में ही जितने सजीव हमें दिखाई देते हैं उनको रखा जाता है। R.H. व्हिटकर ने सबसे पहले इसे 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया और जितने सजीव हैं सभी को कुल मिला के 5 जगत में रखा। अब किस तरह के जगत में कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसे हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ एक टेबल बनाई गई है और उस टेबल के आधार पर ही हम एक एक जीव के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि किस 5 जगत के जो जीव हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे एक कॉलम, ये चूँकि एक समराइज वे में इसको बनाया गया है तो यहाँ से बहुत ही आसानी होगी। एक पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी से इसको याद करते रहिए, बहुत ही सरल तरीके बनाया गया यह चार्ट है और इस चार्ट में वह सारे लक्षण शामिल किए गए हैं, मौलिक लक्षण जिनके आधार पर 5 जगत वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से जीवों के, किस जगत के जीव का कौन सा लक्षण होता है। तो एक तरफ लक्षण का कॉलम है, दूसरी तरफ
जगत दिए गए हैं कि उस जगत में वह लक्षण किस तरह परिलक्षित होता है या किस तरह का पाया जाता है। पहला जो लक्षण है वह है कोशिकीय संरचना, कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार का मतलब है कोशिका, हम जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं जिनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इस तरह की कोशिकाएं। दूसरी विकसित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किस जगत में किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह एक प्रमुख लक्षण था कोशिका का प्रकार, जिसके आधार पर जीवों को 5 जगत में बांटा गया था। और किस जगत के जीवों में किस तरह की किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है वह उसका प्रमुख आधार माना गया। मोनेरा जगत के जितने जीव थे उनकी सभी कोशिकाएं, उन इस जगत के जितने भी जीव हैं उनके भीतर पाई जाए, जिनसे उनका शरीर बना हुआ होता है, उनमें वह कोशिकाएं सबकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। बाकी जितने 4 जगत हैं सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका के प्रकार में 2 ही प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिका पाई जाती हैं और फंजाई में, बाकी 4 जगत में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यह कोशिका का प्रकार हो गया। इसके बाद हम कोशिका भित्ति देखते हैं। यह भी एक कोशिका का प्रमुख लक्षण माना जाता है संरचना में उसके। तो कोशिका भित्ति किस जगत में पाई जाती है, किस तरह की पाई जाती है, किस तरह की संरचना होती है, यह भी वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार माना जाता है कि किस तरह की जीव में किस तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, यह आधार माना गया वर्गीकरण का। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो मोनेरा संघ के जगत के जीव हैं उनमें जो जीव शामिल किए जाते हैं, उनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह सेलुलोज से नहीं बनी होती है। पहला लक्षण है यह बहुशर्कराइड एमिनो अम्ल से बनी हुई होती है। मतलब शर्करा और अमीनो अम्ल से मिलकर इनकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। इसमें सेलुलोज नहीं होती है, लेकिन कोशिका भित्ति अवश्य पाई जाती है। दूसरा जो जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि आपका स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये कुछ एक कोशिकीय प्रोटोजोआ हैं जिनमें यह कोशिका भित्ति हमें दिखाई देती है। और तमाम ऐसे भी जीव हैं प्रोटिस्टा संघ में, प्रोटिस्टा जगत में, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति इस जगत में कुछ में उपस्थित होती है, बाकी में अनुपस्थित होती है। अगला संघ, उसमें कोशिका भित्ति की क्या स्थिति होती है। यह जो फंजाई है, फंजाई में जो कोशिका भित्ति तो पाई जाती है अनिवार्य रूप से, सभी फंजाई में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसकी कोशिका के चारों ओर, लेकिन वह सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती है। मतलब कोशिका भित्ति की यह प्रमुख लक्षण है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन ये निचले जगत के जीव जो हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज से नहीं बनी होती है, बल्कि कुछ दूसरे तरह के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो फंजाई में होती है वह काइटिन से बनी हुई होती है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो यह एक मुख्य लक्षण है जो कि अन्य किसी जगत में नहीं पाया जाता है। काइटिन युक्त कोशिका भित्ति सिर्फ फंजाई में ही पाई जाती है। प्लांटी में देखें तो प्लांटी में जितने भी जीव शामिल किए जाते हैं सबकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से ही बनी हुई होती है। सेलुलोज जरूर उसका मूलभूत पदार्थ होता है जिससे वह कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। एनिमलिया संघ में देखें जगत में तो हमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित दिखाई देती है। एनिमलिया जगत के किसी भी जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला लक्षण देखें केंद्रक झिल्ली का क्या स्थिति होती है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा जगत में अनुपस्थित होती है क्योंकि कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप होती है। तो केंद्रक झिल्ली हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। बाकी सभी जो 4 जगत हैं उनमें यह कोशिका झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली चारों ओर केंद्रक के पाई जाती है। तो एक जगत में अनुपस्थित
और बाकी सब में उपस्थित। तो यह केंद्रक झिल्ली की स्थिति होती है। इसके अलावा काय संरचना, इनकी जो शरीर बनी होती है, काय मीन्स शरीर, इनकी जो शरीर की संरचना होती है वह किस तरह की होती है। तो यहाँ पर भी हम अलग अलग जगत में अलग अलग तरह की काय संरचना देखने को पाते हैं। जहाँ मोनेरा जगत में जो उनकी शारीरिक संरचना होती है वह एक कोशिकीय होती है। कहने का मतलब एक ही कोशिका का इनका पूरा शरीर ही बना हुआ होता है। तो यह इनकी काय संरचना जो है, इनकी पूरी शरीर की संरचना एक कोशिका से होती है। दूसरा जगत प्रोटिस्टा की भी यही विशेषता है, इनका भी पूरा शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम कोशिका के प्रकार में देखेंगे तो भले ही यह एक कोशिकीय हैं लेकिन कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक टाइप हैं, यह भी एक कोशिकीय हैं लेकिन इनमें कोशिकाएं यूकैरियोटिक टाइप हैं। तो यह मूलभूत अंतर है आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में, कि समानता है कि दोनों में का शरीर एक कोशिकीय होता है, लेकिन अंतर है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर वहीं फंजाई में अगर हम देखें तो जो इनकी संरचना होती है वह बहुकोशिकीय होती है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बनता है और जो अदृढ़ ऊतक के रूप में वह बहुकोशिकीय जीव के रूप में दिखाई देते हैं। ऊतक जो होता है वह बहुत दृढ़ नहीं रहता है, जबकि इनका शरीर जो है वह बहुकोशिकीय होता है। प्लांटी में देखें तो ऊतक स्तर का इनका शरीर होता है, अनेक तरह के ऊतक मिल करके जो है वह अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अंग मिलकर के अंग तंत्र नहीं बनाते हैं, बल्कि ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह एक विशेष बात है। एनिमलिया में हम देखें कि इनके शरीर की जो संरचना होती है, यह ऊतक, अंग और फिर अंग तंत्र, यह बढ़ते हुए क्रम में होता है कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो काय संरचना में एक जो मेन पॉइंट है कि 2 जगत एक कोशिकीय, बाकी 3 जगत बहुकोशिकीय। अब किसमें किस तरह की संरचना पाई जाती है यह हम बता चुके हैं। पोषण की विधि अगला लक्षण है, इस पे भी बात कर ली जाए कि पोषण विधि पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं किस जगत में। सबसे पहला जगत मोनेरा। मोनेरा में जो जीव पाए जाते हैं वह स्वपोषी होते हैं। सभी जो भी स्वपोषी हैं उनकी स्वपोषण की 2 विधियां होती हैं, एक होता है रसायन संश्लेषी, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी। तो दोनों तरह के स्वपोषी जीव मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। वहीं कुछ परपोषी जीव भी पाए जाते हैं। इनमें परपोषी जीवों में दोनों तरह के होते हैं, या तो मृतपोषी होंगे या परजीवी होंगे। दोनों तरह का पोषण जैसे परपोषी करते हैं, तो दोनों तरह का पोषण हमें मोनेरा जगत के जीवों में दिखाई देता है। तो स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों तरह का स्वपोषण होता है, और परपोषी में भी 2 तरह का पोषण होता है, मृतपोषी और परजीवी। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनकी पोषण विधि मूलतः प्रकाश संश्लेषी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि परजीवी या परपोषी के रूप में भी दूसरे जीवों पर आश्रित दिखाई देते हैं। फंजाई परपोषी भी हो सकते हैं, परजीवी दूसरे जीवों के ऊपर उगने वाले भी हो सकते हैं, और मूल जो लक्षण है इनका यह है कि यह मृतपोषी होते हैं, लेकिन पोषण हमेशा दूसरे जीव से ही बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक हमने कुछ स्वपोषी जीवों के बारे में देखा, लेकिन फंजाई में हम देख रहे हैं कि कोई भी जीव स्वपोषी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सभी जीव परपोषी होते हैं। प्लांटी में अगर हम देखें पोषण की विधि के आधार पे कि किस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो सभी जीव स्वपोषी होते हैं। प्लांटी में कोई भी जीव परपोषी नहीं होता है। और स्वपोषी की कौन सी विधि पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ही यह स्वपोषण करते हैं। यह इनकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है कि पौधे सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर हम एनिमलिया जगत की बात करते हैं, एनिमलिया में जो पोषण है वह परपोषी टाइप होता है, प्राणी संभोजी होता है और मृतपोषी होता है। 3 जो यह भी उन्हीं फंजाई की तरह परपोषी ही होते हैं, इनमें स्वपोषी जीव नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो पोषण की विधि होती है वह प्राणी संभोजी या मृतपोषी हो सकती है, यह अंतर होता है। अंतिम
लक्षण जो इस तालिका में दिया गया है, प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि में जो मोनेरा जगत के जीव हैं वह संयुग्मन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, आपस में जुड़ करके नए जीव या बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। प्रोटिस्टा में दोनों तरह का युग्मक संलयन एवं संयुग्मन दोनों तरह का युग्मक भी बनते हैं और संयुग्मन विधि द्वारा भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। फंजाई में निषेचन विधि द्वारा प्रजनन होता है, प्लांटी में भी निषेचन विधि द्वारा और आपके एनिमलिया में भी निषेचन विधि द्वारा ही प्रजनन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रजनन की विधि में कि 3 जगत में लक्षण यह समान है और कोशिका के स्तर पे 3 जगत में लक्षण समान हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इन 3 जगतों में आपस में समान हैं। अगर कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कि इन 4 जगतों में समान हैं, वो क्या है यह भी देख लीजिए। कोशिका का प्रकार देखें तो एक जगत अलग है, 4 जगत एक साथ हैं। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो वह भी एक जगत अलग है, 4 जगत उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो कुछ लक्षण हैं ऐसे कॉमन रूप से जोड़ करके आप इनको याद कर सकते हैं। है बहुत ही इम्पॉर्टेंट तालिका यह। तो यह जो है आज का लेसन था। इस लेसन चूँकि बहुत बेसिक लेसन है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उनको ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि अगर आपका बेसिक पॉइंट कमज़ोर हो जाता है तो आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। तो इसी आशा के साथ कि जो भी डाउट होगा आप क्लियर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभकामनाएं।